बजट 2026 आसान भाषा में आज की हमारी ये जो बातचीत है उसका मिशन बहुत सीधा है। इकोनॉमिक्स को इतना आसान बना देना कि मतलब एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। हमारे सामने कुछ बहुत ही मजेदार विजुअल नोट्स हैं जो यही करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े रटना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट नागरिक बनना है। आखिर ये हमारे पैसे का ही तो हिसाब किताब है। बिल्कुल। आज की चर्चा का असली मकसद बजट के पीछे की सोच को पकड़ना है, ताकि हम सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं में न खो जाएं और ये समझ पाएं कि सरकार के फैसलों का हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है जिससे पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। अच्छा। सोचिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। इस परिवार में जो पापा हैं वो पैसा कमा कर लाते हैं। तो ये हो गया सरकार का टैक्स कलेक्शन। हाँ, और जो मम्मी है वो हैं घर की फाइनेंस मैनेजर, यानी हमारी वित्त मंत्रालय, जो तय करती हैं कि पैसा कहाँ, कितना और कैसे खर्च होगा। एकदम। किसके जूते खरीदने हैं, किसकी स्कूल की फीस जानी है और महीने के आखिर में कुछ बचेगा भी या नहीं। और फिर आते हैं घर के बच्चे, जिनकी मांगें कभी खत्म ही नहीं होती। कोई कहता है मुझे नया वीडियो गेम चाहिए, कोई कहता है स्पोर्ट्स बाइक। ये बच्चे हैं देश के अलग अलग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे, कृषि, स्वास्थ्य। और सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी मांगे, और सबको लगता है कि उनकी मांग सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर उस परिवार की, या कह लें देश की, सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। जैसा इन नोट्स में लिखा है, सारे खर्चे जरूरी हैं पर पैसा लिमिटेड है। सही बात है। बच्चों की हर मांग अपनी जगह सही है, लेकिन कमाई तो सीमित है। इसी वजह से बजट का असली मतलब है प्राथमिकताएं तय करना। अच्छा। परिवार को ये चुनना पड़ता है कि इस साल छत की मुरम्मत करवाना ज्यादा जरूरी है या मनाली के छुट्टियों पर जाना। यही चुनाव ही तो बजट है। सही है। तो ये प्राथमिकताएं तय कैसे होती हैं? मेरे सामने 3 गुल्लक यानी पिगी बैंक वाली एक तस्वीर है। पहला गुल्लक एकदम भरा हुआ है जिस पर लिखा है सरप्लस बजट, यानी आमदनी खर्चे से ज्यादा, पर साथ में लिखा है बहुत मुश्किल। मुश्किल ही नहीं, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लगभग नामुमकिन। अच्छा। जहां हमें सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, वहां जरूरतें हमेशा कमाई से 4 कदम आगे चलती हैं। तो हमारा गुल्लक कभी भर ही नहीं पाता। दूसरा गुल्लक है जहां आमदनी और खर्चा बराबर है, बैलेंस्ड बजट। इस पर लिखा है प्रैक्टिकल नहीं। और फिर आता है तीसरा गुल्लक जो टूटा हुआ है। यह है डेफिसिट बजट, जहां खर्चा आमदनी से ज्यादा है, और इस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भारत की हकीकत। हाँ। पर एक मिनट, क्या डेफिसिट बजट हमेशा एक बुरी चीज होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, घाटा शब्द ही सुनने में डरावना लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे ऐसे समझिए, अगर आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो एक अच्छा घाटा है, क्योंकि आप एक संपत्ति बना रहे हैं, एक एसेट बना रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां विकास की जरूरत है, डेफिसिट होना स्वाभाविक है। असली सवाल ये नहीं है कि घाटा है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस उधार लिए हुए पैसे का कर क्या रहे हैं। मतलब क्या आप उससे घर बना रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर हम उधार ले रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी कमाई के बाकी स्रोत क्या हैं और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। इन नोट्स में ₹1 का पाई चार्ट है जो बताता है कि पैसा कहाँ से आता है, और इसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हूं। क्यों? इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 24 पैसे बोरोइंग्स यानी उधार का है। रुकिए, इसका मतलब हमारी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी अपनी कमाई है ही नहीं, वो तो उधार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो उधार है। और यही वो बात है जो बड़े बड़े भाषणों में अक्सर छिप जाती है। हमारी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अपना कमाया हुआ पैसा नहीं, बल्कि उधार है। अच्छा। इसके बाद आते हैं इनकम टैक्स से 21 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 पैसे और जीएसटी जैसे दूसरे टैक्स से 18 पैसे। तो हमारी अपनी कमाई से ज्यादा हम उधार पर निर्भर हैं। ये तो उस परिवार वाली बात हो गई जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सैलरी से ज्यादा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये तो हुई आमदनी की बात। अब देखते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। यहाँ बाल्टियों वाली एक तस्वीर है, और सबसे बड़ी बाल्टी जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी ब्याज चुकाने की। 14.3 लाख करोड़ रुपए। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखिए। अरे ये तो एक जाल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। मतलब हमारा पाई चार्ट कहता है कि कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उधार है, और ये बाल्टियों वाला चित्र कहता है कि खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा उसी उधार का ब्याज चुकाने में जा रहा है। एग्जैक्टली। हम एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। बिल्कुल।
और आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ये एक चक्रव्यूह है। हम नए उधार से पुराने उधार का ब्याज भर रहे हैं। यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जो बजट के बड़े-बड़े ऐलानों के पीछे छिपी होती है। यहाँ एक लाइन लिखी है जो सीधी चोट करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सबसे ज्यादा पैसा जाता है सिर्फ ब्याज भरने के लिए। बाकी के बड़े खर्चे भी देख लेते हैं। डिफेंस पे 7.84 लाख करोड़, राज्यों को उनका हिस्सा देने में 3.94 लाख करोड़, और सब्सिडी पर लगभग 3 लाख करोड़। लेकिन ब्याज का खर्चा इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये तो सोचने वाली बात है। यही वो बिंदु है जिसे समझना एक स्मार्ट नागरिक के लिए सबसे जरूरी है। जब हम सरकार की किसी नए मुफ्त योजना के बारे में सुनते हैं तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा और क्या ये हमें इस ब्याज के जाल में और गहरा तो नहीं फंसाएगी। वाकई ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इतनी बड़ी प्लानिंग होती कैसे है? मतलब ये सब शुरू कब होता है? ये तैयारी बजट पेश होने से लगभग 5-6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा। इन नोट्स में एक अच्छी टाइमलाइन दी है। सितंबर में ही सभी मंत्रालयों को एक सर्कुलर भेजा जाता है कि भाई अपनी अपनी मांगों की लिस्ट बना लो, अगले साल क्या क्या चाहिए। फिर दिसंबर तक ये मंत्रालय डिमांड्स फॉर ग्रांट्स भेजते हैं और जनवरी में असली घेमाघेमी शुरू होती है। अच्छा, ये हलवा सेरेमनी तो मैंने कई बार सुनी है, पर सोर्स बताता है कि इसके बाद अधिकारी लॉक इन में चले जाते हैं, मतलब दुनिया से कट जाते हैं। हाँ, ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हलवा सेरेमनी सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत का संकेत है। अच्छा। और इसके बाद बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और स्टाफ नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। अरे वाह। जब तक वित्त मंत्री संसद में बजट पेश नहीं कर देते, तब तक न घर जा सकते न फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बजट की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए किया जाता है। कमाल है। फिर 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है, और अंत में 1 फरवरी को बजट का दिन। अब जब सरकार ये सारा हिसाब किताब करती है, तो क्या वो सारे खर्चों को एक ही नज़र से देखती है? जैसे घर में मम्मी राशन के खर्चे और बच्चे की पढ़ाई के खर्चे को अलग-अलग नज़र से देखती होंगी? बिल्कुल सही पॉइंट है। सरकार भी अपने खर्चों को 2 अलग-अलग चश्मों से देखती है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रोजमर्रा के खर्चे। इन विजुअल नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझिए बिजली का बिल भरना। आपने बिल भरा, आपको महीने भर बिजली मिली, बात खत्म। इससे भविष्य के लिए कोई संपत्ति या एसेट नहीं बना, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम केपेक्स भी कहते हैं। निवेश। हाँ, निवेश। इसका उदाहरण है घर में सोलर पैनल लगाना। इसमें आपका एक बार मोटा पैसा लगता है, लेकिन भविष्य में आपके बिजली के बिल कम हो जाते हैं। यानी आपने एक एसेट बना दिया जो आपको लंबे समय तक फायदा देगा। अच्छा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ महीने का राशन पानी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ घर में एक नया कमरा बनवाना, ताकि भविष्य में किराए से कमाई हो सके। आप समझ आया? बिल्कुल। तो सरकार का फोकस किस पर है? और अच्छी बात यह है कि इन नोट्स के मुताबिक इस बजट का जोर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स पर ही है। अच्छा। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ आज के बिल भरने के बारे में नहीं, बल्कि कल के लिए संपत्ति बनाने के बारे में भी सोच रही है। आर्थिक नजरिए से ये एक मजबूत संकेत माना जाता है। तो ये निवेश, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? किन चीजों पर दांव लगा रही है सरकार? इन नोट्स के मुताबिक सरकार एक बहुत बड़ी शर्त लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सड़कों और हाईवे के लिए 3.9 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। रेलवे के लिए 2.81 लाख करोड़ है, जिसमें ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने से ज्यादा जोर सुरक्षा यानी पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम को सुधारने पर है। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सही सवाल उठाया गया है। क्या? शानदार सड़कें बनाने के लिए तो इतना पैसा है, पर उन पे गाड़ी चलाने की तमीज कौन सिखाएगा? ड्राइविंग स्किल्स और ट्रैफिक एजुकेशन पर बजट जीरो क्यों है? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। ये तो वही बात हुई कि आपने लाखों की स्पोर्ट्स कार खरीद ली, पर चलाने वाले को ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता। सही बात है। अब आते हैं डिफेंस पर। यहाँ एक बड़ी दुविधा दिखती है। आधुनिकीकरण बनाम पेंशन का बोझ। मतलब सेना को नए राफेल और ड्रोन तो चाहिए, लेकिन बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन देने में ही चला जाता है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। इसके अलावा कुछ बड़े रणनीतिक बदलावों का भी जिक्र है। पहला है साउथ इंडिया पर फोकस। केरल और तमिलनाडु में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात है।
ये सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है और ये साउथ इंडिया में ही क्यों? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो जादुई तत्व हैं जो हमारे फोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मिसाइलों तक में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। और आज की तारीख में हम इनके लिए 90% से ज्यादा चीन पर निर्भर हैं। अरे, ये कॉरिडोर बनाने का मकसद चीन पर इस निर्भरता को खत्म करना है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक कदम है। समझ गया, मतलब ये भविष्य की तैयारी है। एक और बड़े बदलाव की बात कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रही है। हाँ, यहाँ हमारी सबसे बड़ी टक्कर बांग्लादेश से है, जो हमसे सस्ता कपड़ा बनाता है। बिल्कुल। और इसका मुकाबला करने के लिए सरकार एक नई फाइबर स्कीम और इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण पर पैसा लगा रही है, ताकि मेक इन इंडिया का कपड़ा दुनिया में और सस्ता और बेहतर बन सके। टूरिज्म और हेल्थ पर भी कुछ दिलचस्प घोषणाएं आई। हाँ, भारत को एक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना है। विदेशी मरीजों के लिए 5 हब बनाए जाएंगे। और एक और अच्छी पहल है टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग, जो IIM जैसे बड़े संस्थान देंगे। यहाँ लिखा है, गाइड्स हमारे देश का चेहरा है। यह बात 100% सही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेंगलुरु के मशहूर निमहैंस का विस्तार अब उत्तर भारत में भी किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये एक बहुत जरूरी और स्वागत योग्य कदम है। यहाँ तक तो सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सड़कें, कॉरिडोर, मेडिकल हब। लेकिन अब इन नोट्स का वो हिस्सा आता है जहाँ कहा गया है ऐलान बनाम हकीकत। और पहला ही उदाहरण बड़ा चौंकाने वाला है। स्कूलों में 15,000 कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने का ऐलान। सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है कि हमारे बच्चे कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। हाँ, लेकिन ये नोट्स इसका दूसरा ज्यादा जमीनी पक्ष सामने रखते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि जिन सरकारी स्कूलों की छतें गिर रही हैं, जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, वहां हम कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाकर क्या करेंगे? मतलब जिन स्कूलों में टीचर नहीं है वहां हम यूट्यूबर बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही परिवार वाली बात हो गई कि घर में छत की मरम्मत करवानी है, लेकिन हम लेटेस्ट होम थिएटर सिस्टम खरीद रहे हैं। बिल्कुल, प्राथमिकता का सवाल फिर से खड़ा हो गया। ये एक तीखी आलोचना है जो पूछती है, हेडलाइन अच्छी है, पर क्या ये सही सॉल्यूशन है? और फिर आता है वो तबका जो शायद सबसे ज्यादा टैक्स देता है और बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें रखता है, मिडिल क्लास। और यहाँ तो हेडलाइन ही जोर का झटका देती है। मिडिल क्लास, उम्मीद 0, टैक्स 100। इन नोट्स के मुताबिक सैलरी पाने वाले, ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कोई राहत नहीं। उल्टा, जो लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उन पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया। हाँ, जिसका असर ये हुआ कि ऐलान के बाद मार्केट गिर गया। यहाँ निष्कर्ष बहुत कड़ा है। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, सारा बोझ उसी पर है। और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 0 था। ये वो भावना है जिसे ये नोट्स पकड़ रहे हैं। एक आम नौकरी पेशा इंसान को लगता है कि अर्थव्यवस्था का सारा बोझ वो ही उठाता है, लेकिन जब राहत देने की बात आती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आलोचना यही नहीं रुकती। एक और दिलचस्प तस्वीर है यहाँ, एक शुतुरमुर्ग की, जिसने अपना सिर रेत में दबाया हुआ है। अच्छा, ये उन मुद्दों के लिए है जिन पर बजट में कोई बात ही नहीं हुई, जैसे कि वो है ही नहीं। हाँ, और ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहला, गिरता रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे हमारा पेट्रोल, डीजल और बाहर से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। महंगाई बढ़ती है। हाँ, पर इस पर बजट में कोई ठोस प्लान नहीं दिखा। दूसरा मुद्दा है हमारे पड़ोसी देश। यहाँ सवाल उठाया गया है कि बांग्लादेश के भारत विरोधी रवैये के बावजूद उसे 15,000 करोड़ रुपए की सहायता क्यों दी जा रही है। सवाल है, हमारे पैसों से उन्हें मदद क्यों? और तीसरा बड़ा मुद्दा जिस पे चुप्पी है वो है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। आसान भाषा में, हम जितना सामान दुनिया को बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं। हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। इन बड़े आर्थिक मुद्दों का जिक्र न होना चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर हमने एक परिवार के बजट से बात शुरू की और देश के उस चक्रव्यूह तक पहुंच गए जहां हम उधार लेकर ब्याज चुका रहे हैं। हमने सरकार के बड़े ऐलानों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फोकस क्षेत्रों को समझा, लेकिन साथ ही उन पहलुओं को भी देखा जिनकी तीखी आलोचना हुई है। जैसे, चाहे वो स्कूलों में प्राथमिकता का सवाल हो, मिडिल क्लास की अनदेखी हो, या कुछ बड़े आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद हम उस सवाल पे वापस आते हैं कि एक स्मार्ट नागरिक के तौर पर हमें क्या देखना चाहिए। इन नोट्स में आखिर में एक बहुत अच्छी स्मार्ट सिटीजन की चेकलिस्ट दी गई है। हाँ। ये बहुत काम की है। पहला पॉइंट,
सिर्फ हेडलाइन मत पढ़ो। डेटा देखो, घोषणा 5 लाख करोड़ की है या 5,000 करोड़ की, ये जानना जरूरी है। दूसरा, पूछो कि मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है। क्या वो सबसे ज्यादा ब्याज चुकाने में जा रहा है या नई सड़कें और अस्पताल बनाने में? ये सवाल पूछना हमारा हक है। और तीसरा और सबसे जरूरी, समझो कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो एसेट बना रहा है या सिर्फ बिल भर रहा है। मतलब क्या ये खर्चा है या भविष्य के लिए एक निवेश? जब हम ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तभी हम एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और इन नोट्स की आखिरी लाइन इस पूरी बात का सार है। बजट सिर्फ सरकार का नहीं, आपके घर का भी मुद्दा है। और हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ कहा गया है। इकोनॉमिक्स मुश्किल लग सकती है, पर नामुमकिन नहीं है। जिज्ञासु बने रहे, सवाल पूछते रहें।